हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? सभी अच्छे? चलो, जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में हमने आनुवांशिक अभियांत्रिकी के फर्स्ट स्टेप के बारे में बात कर ली थी। ठीक है। और पहला जो स्टेप था वो क्या था कि वांछित जीन की पहचान कर उसे पृथक्कृत करना, है ना। तो वहां हमने क्या देखा कि भाई हम सर्वप्रथम अपने एक डिजायर्ड जीन, जिसको हम जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बोल के चलते हैं, उसको पहले आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज की सहायता से उसको आइसोलेट कर लेते हैं। ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से जब हम आइसोलेट करते हैं तो हमें एक और अलग से क्वेश्चन मिला कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है। तो हमने क्या देखा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक ऐसे एंजाइम होते हैं जो आणविक कैंची की तरह एक प्रकार के मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं जो डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटने का कार्य करते हैं। ठीक है। तो ये होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है भाई। तो कल तक हमने ये बात पढ़ ली थी, अर्थात रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ चुके थे। वहाँ हमने उसके दो एग्जाम्पल भी देखे, एक इको आर फर्स्ट और एक हिंड सेकंड। ठीक है। उसके बाद हमने उनका नामकरण भी देखा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। तो नामकरण जैसे कि हम जानते हैं द्विनाम पद्धति की तरह ही था कि पहला अक्षर वंश का जो कि कैपिटल लेटरों में, बाकी के अक्षर जाति के होते हैं जो स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट जो शब्द है वो उसके प्रभेद से लिया जाता है और आगे यदि एक ही प्रभेद से एक से अधिक एंजाइम निकाले गए हैं तो वो उसे रोमन संख्या में एक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके हम लिखते जाते हैं। तो इस प्रकार हमने एक इको आर फर्स्ट एंजाइम का एग्जाम्पल लेते हुए उनका नामकरण भी देखा था। ठीक है। तो यहाँ तक कल हमने बात कर ली थी। अब मैं आपको एक बात वहाँ छोटी सी और रह गई थी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि एनसीईआरटी में था, ये शब्द है एक डीएनए पैलिंड्रोम। एक शब्द है, मैं आपको बता दूं, पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम होता है जिसको आगे से पढ़ने पर और पीछे से पढ़ने पर बिल्कुल एक जैसा लगे, उसे हम पैलिंड्रोम। अरे 3 अक्षरों का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, ये बहुत कहावतें आपने सुनी होंगी, है ना। पूछते रहते हैं ना, 12 अक्षरों का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, 5 अक्षरों का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, बोलते हैं ना ऐसे। तो भाई वो जो उल्टा सीधा पढ़ने पर भी एक जैसा लगे ना, उसे ही हम पैलिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है। तो एक डीएनए पैलिंड्रोम करके क्वेश्चन आता था एनसीईआरटी में, आपके तो नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, यहां पे हम उस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं कि भाई आखिर किस प्रकार एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को विशिष्ट स्थल से काटने का कार्य करता है। तो एग्जाम्पल वो आपसे पूछ लेगा, तो आप उसको ध्यान से समझना। देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को जी व ए के मध्य से काटते हैं, है ना। तो देखो, मान लीजिए ये एक डीएनए है, GAATTC। ठीक है, CTTAAG। बताओ भाई, क्या ये एक डीएनए का टुकड़ा नहीं है ना। डीएनए फ्रेगमेंट बिल्कुल इसी प्रकार होता है। अरे भाई, ये नाइट्रोजन क्षार या न्यूक्लियोटाइड है, समझ रहे ना आप मेरी बात को। डीएनए बिल्कुल इसी प्रकार होता है ना।
जो ग्वाइनिन नाइट्रोजन क्षार है वो साइटोसिन से जुड़ता है, जो एडेनिन है वो थाइमिन से जुड़ता है। और हम जानते हैं कि एडेनिन और थाइमिन के मध्य द्वि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और ग्वाइनिन और साइटोसिन के मध्य त्रिबंध होता है ना। तो ये आप समझो पहले, ये आप मुझे बताओ बिल्कुल इसी प्रकार का एक डीएनए है कि नहीं, है ना। ये मान लेते हैं हम, ये डीएनए का क्या है, फ्रेगमेंट है, जीन इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है भाई। अब ये डीएनए है, तो ये जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये हमारे इस जीन को या डीएनए को किस प्रकार काटेगा। एक बात मैं आपको बता दूं, आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए का नाम सुन रखा है, पुनर्युगज डीएनए। और उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब होता है कि यदि आप अपने वांछित जीन को किसी दूसरे जीव के डीएनए से जोड़ देंगे तो बनने वाला डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा, है ना। अब जोड़ क्या ऐसे ही देंगे, है ना, समझ रहे हैं। अब हमारे पास कोई वो थोड़ी है गम ग्लू वगैरह जो आपको डाला और बस जुड़ गया, उसके कुछ तरीके होते हैं भाई, है ना। तो मैं आपको बता दूं क्या होते हैं। ये मान लीजिए एक डीएनए है जिसको हम वांछित डीएनए बोल रहे हैं, ठीक है। और सेम इसी प्रकार का हमारे पास एक और डीएनए है, ठीक है। ये जो डीएनए है वो है किसी जीव का, मतलब आप वाहक का डीएनए इसको मान सकते हैं। ये वाहक का डीएनए और ये हमारा वांछित डीएनए, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है कि ये हमेशा डीएनए को जी और ए के मध्य से ही काटता है। अब इसको काट के देखते हैं, देखो भाई। तो ये रहा जी और ये रहा ए, तो यहां से ये इसको इस प्रकार काट देता है, ऐसे जी और ए से यहां से काटा और जी और ए से यहां से काटा, काट दिया डीएनए को। सेम उसी प्रकार अब ये यहां से काटेगा इसको, बात आप मेरी समझ में आ रही है आपको। ये कट गया, ठीक है। अब कटने के बाद देखो ये डीएनए कितना बचता है। मान लीजिए ये हम जी रख देते हैं यहां पर, केवल ये वाला, ठीक है। ये रह जाएगा ना इधर से जब कट जाएगा, क्लियर है। अब इधर की हम बात करें तो देखो ये क्या रहेगा, और ये वाला। आप मुझे बताओ बिल्कुल इस प्रकार रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये जब ये कट जाएंगे, जी और ए के मध्य से हो जाएंगे ना। अब जब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इनको इन अंतिम खंडों से काटता है तो इनके जो अंतिम खंड हैं वो थोड़े चिकने होते हैं, और एक एंजाइम होता है लाइगेज। कौन सा एंजाइम? लाइगेज। लाइगेज का मतलब ही जोड़ना होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, जब इसको हम जोड़ेंगे तो देखो अब आप खुद समझदार हैं, यहां AATTC है और यहां किसकी कमी है, अरे यार एक वो रहे, हाँ सही है, यहां किसकी कमी है, AATTC की, और जी यहां पे। समझ में आ रही बात? तो आप इनको दोनों को बिल्कुल ऐसे जोड़ेंगे तो बिल्कुल फिट आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना। तो ये कैसे बनेगा, ये तो है ही आपके पास TTAA। अब इसको अब यहां पे आप जोड़ें तो देखो समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। तो आप मुझे बताइए ये बिल्कुल इस प्रकार जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, और बताओ अब ये जो डीएनए एक बना है, इस डीएनए में क्या आपको दिख रहा है? अच्छा ये आपको दिख रहा है क्या? यहां तक मैं भूल गया, हाँ क्लियर दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ये जो डीएनए आपको दिख रहा है, एक आप बात मुझे बताइए, इस डीएनए में वांछित डीएनए और जीव का डीएनए दोनों आपस में जुड़े हुए हैं नहीं जुड़े हुए? तो बस इसी को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्युगज डीएनए। समझ में आई कि बात नहीं आई मेरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए की?
ठीक है, इसको आप जरूर नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ में मैंने शायद ऐसे नहीं बताया था तब, है ना, समझाया तो था लेकिन उन्होंने नहीं नोट किया होगा, तो आप यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रकार से, समझ रहे ना, डिफरेंट करके, जैसे मैंने डिफरेंट मार्कर या कलम जो भी है यूज किया है ना, उसी प्रकार आप कर सकते हैं। तो आपको बात समझ में आई कि नहीं आई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की? तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपने दोनों डीएनए को इस प्रकार काट देता है, और जब इसको हम जोड़ते हैं तो एक कॉमन डीएनए बना के नहीं बनाइए, और इसी को हम क्या बोल देंगे फिर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे। मुझे पता है आप इस पर नज़र डाल रहे हैं कि सर ने त्रिबोन नहीं लगाया, चलो कोई बात नहीं, चलिए, तो आपको बात समझ में आ गई यहाँ तक, है ना, नोट कर लेंगे इसको। चलिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो, इसको आप आगे पीछे से पढ़ो, एक जैसे लगते हैं, देखो GAATTC है, GAATTC, समझ रहे हैं? अब इसको पीछे से पढ़ो इधर से, GAATTC, क्लियर? नहीं आई बात समझ में? देखो ये डीएनए के दो श्रृंखला है, दो रज्जु की श्रृंखला है, इसको ऊपर से पढ़ो GAATTC, आगे से पढ़ा हमने, अब इसको पीछे से पढ़ो GAATTC। तो बताओ आगे से और पीछे से पढ़ने पर ये बिल्कुल एक समान है ना, तो इसी को बोलते हैं पैलिंड्रोम, डीएनए पैलिंड्रोम, क्लियर? चलिए, तो ये आपको बात समझ में आ गई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, कि आखिर ये डीएनए को किस प्रकार से काटता है। तो आपको याद रखना है कि यह जी व ए के मध्य से काटता है। चलिए, अब नेक्स्ट, ये तो बात भाई हमारी कंप्लीट हो गई फर्स्ट स्टेप की, जिसमें आप भली भांति समझ गए होंगे कि आखिर जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग विधि अपनाते हैं तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अभी तक आपने क्या कर लिया है, अपने डिजायर्ड जीन को आइसोलेट कर लिया है, निकाल लिया उसको कि हाँ ये हमारे पास अब हमारा डिजायर्ड या जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप होता है क्लोनिंग वाहक का चयन, क्लोनिंग वाहक का चयन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक क्लोन करने वाले वेक्टर को सेलेक्ट करना है। अब हम सोचते हैं यार काश हमें कोई ऐसा माध्यम मिल जाए जो हमारे इस जीन की बहुत ज़्यादा फोटोकॉपी करवा सके, अर्थात एक हमारे पास ऐसी मशीन है, एक हमारे पास एक ऐसी मशीन है जहां इसकी बहुत ज़्यादा हम फोटोकॉपी करवा सकते हैं। तो हमारे दिमाग में एक कन्फ्यूजन होता है कि यार मशीन तो हमारे पास है, लेकिन समझ में नहीं आता कि इस मशीन में हम अपने जीन को कैसे ले जाएं। तो भैया जो मशीन है ना, वो पुराने टाइम पर एक जीवाणु का प्रयोग हम करते थे, और वो जीवाणु था ई कोलाई। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मैं आपको बता दूं, एक विधि हम अपनाते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और उस पीसीआर विधि से हम इसी चैप्टर में उसका भली भांति अध्ययन करेंगे। वर्तमान समय में हमें आजकल ये क्लोनिंग वाहक की कम आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी 2 कॉपी नहीं करानी पड़ती, केवल हमें एक वाहक की आवश्यकता होती है जिसमें हम अपने जीन को डायरेक्ट डाल दें और वो ट्रांसफर कर दे कहीं भी, है ना। सुनिए, तो क्लोनिंग वाहक का चयन, तो ये जरूरी है कि नहीं कि क्लोनिंग वाहक का चयन करें आप, है ना, क्योंकि आपको अपने जीन को उस जीवाणु के या उसके पास पहुंचाना है जो इसकी बहुत ज़्यादा फोटोकॉपी कर दे, क्लियर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्लोनिंग वाहक का चयन करना पड़ेगा। तो देखो क्या है, वांछित जीन को परपोषी कोशिका में
प्रवेश कराने हेतु एक क्लोनिंग वाहक की आवश्यकता होती है। एक क्लोनिंग वाहक में निम्न विशेषता होनी चाहिए। ये जो मैंने ऊपर लाइन लिखी है, इनका हालांकि आपके बोर्ड एग्जाम से या कहीं भी कोई इनका लेना देना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन लाइनों में जो आपको लास्ट लाइन दिख रही है, एक बात आप मुझे बताओ, वैज्ञानिकों ने क्या डायरेक्ट ही किसी क्लोनिंग वाहक को चुन लिया होगा? नहीं ना, है ना? किस वाहक को चुना होगा? अरे उस वाहक को चुना होगा जिसकी कुछ अलग से प्रॉपर्टीज होगी, मतलब उसमें कुछ अलग से ऐसी विशेषताएं होंगी जो वैज्ञानिकों को बहुत सटीक लगी और उन्हें ऐसा लगा कि इन विशेषताओं के कारण ये हमारे लिए सेलेक्टिव क्लोनिंग वाहक है। ठीक है, यदि उसके पास कोई प्रॉपर्टीज, स्पेशल प्रॉपर्टीज या नहीं होती तो भाई हम तो और हर किसी को भी क्लोनिंग वाहक के रूप में चुन सकते थे, है ना? लेकिन हमने कुछ विशेष क्लोनिंग वाहक ही क्यों सेलेक्ट किए? क्योंकि उनके पास कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके कुछ बहुत अच्छी विशेषताएं होती हैं और उन विशेषताओं के कारण ही हम उनको अपने क्लोनिंग वाहक के रूप में सेलेक्ट करते हैं। तो आप याद रखना, बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन चुका है और बनेगा। तो एक क्वेश्चन अब यहां से बनेगा आपके लिए, वो क्या कि आपके क्लोनिंग वाहक की, या वो डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है एक वाहक की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, अर्थात आप जिस किसी वेक्टर को सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो आप उस वेक्टर में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखना पसंद करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई जब आप क्लोनिंग वाहक का सिलेक्शन करते हैं ना, तो भाई सिलेक्शन तो किसी ना किसी गुणों के आधार पर किया जाता है, ये आप भी जानते हैं, है ना? डायरेक्ट सिलेक्शन तो नहीं होता ना हर किसी का, ऐसे तो नहीं लेते ना कि अच्छा भाई ठीक है तू आ जा तू आ जा, उसमें कुछ क्वालिटीज देखी जाती है ना? तो हम क्या कर रहे हैं भाई, हम तो क्लोनिंग वाहक को सिलेक्शन कर रहे हैं, तो इसकी तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेंगी, है ना? तो हम देखते हैं कि आखिर जिस क्लोनिंग वाहक का हम प्रयोग करने जा रहे हैं, अर्थात अपनी जेनेटिक इंजीनियरिंग में जिस क्लोनिंग वाहक को इंक्लूड करने जा रहे हैं, उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अब वो क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम देखते हैं, जरा ध्यान से आप समझना, आप अपने माइंड में नोट कर लीजिए। अब ये एक क्वेश्चन है 2 नंबर का, और वो क्वेश्चन क्या आएगा कि क्लोनिंग वाहक की क्या विशेषताएं होती हैं, है ना? या एक क्लोनिंग वाहक में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। समझ में आ गया क्वेश्चन? अब देखते हैं इसकी विशेषताएं। नंबर 1, यह है परपोषी कोशिका में स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतिकृति कर सके। दूसरा पॉइंट, यह परपोषी कोशिका में आसानी से प्रवेश कर सके व पुनः पृथक्कृत हो सके। नेक्स्ट, इसमें विभिन्न
प्रतिबंध स्थल होने चाहिए जहां प्रतिबंध एंजाइम कार्य कर सके और अपने वांछित जीन को जोड़ा जा सके। नेक्स्ट, इनमें चिन्हित स्थल जिसको बोलते हैं मार्कर साइट होने चाहिए जिससे रूपांतरित कोशिका को आसानी से पहचाना जा सके। जीन की अभिव्यक्ति के लिए इसमें प्रमोटर व ऑपरेटर का होना आवश्यक है। ठीक है भाई, दिख रहा है यहां तक? सुनिए, क्लोनिंग वाहक का चयन, ये हमारा दूसरा स्टेप है और अब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए चल रहे हैं और हर पॉइंट और हर क्वेश्चन को क्लियर करते हुए चल रहे हैं, है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो सबसे पहले तो हमें अपने 6 जो क्रम हैं, स्टेप हैं, वो स्टेप जरूर याद रखने हैं। ठीक है, हमें स्टेपों को नहीं बोलना है। ठीक है, क्रम से बिल्कुल हमें याद होने चाहिए। और स्टेप में हम सबसे पहले, जैसे आपको पता है, देखो अपने जनरली माइंड में सेट करके रखा करो यार, सबसे पहले वांछित जीन पहचानो, उसको आइसोलेट कीजिए, उसके बाद एक क्लोनिंग वाहक का चयन करेंगे, है ना। और चयन कर लेंगे तो आप क्या करेंगे, अरे यार क्या करेंगे, क्लोनिंग वाहक का चयन करके अचार थोड़ी डालना है, उसमें अपने वांछित जीन को ऐड कीजिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो तीसरा स्टेप अपने आप बन जाएगा क्लोनिंग वाहक में वांछित जीन का निवेशन। हो गया। अब आप सोचेंगे यार निवेशन हो गया, अब इसका हम क्या करें? अरे भाई इसे परपोषी कोशिका में प्रवेश कराओ, वहां आपको इसका कॉपी तो बनानी है, तो गुणन करवाइए परपोषी कोशिका में। क्लियर? आप सोचेंगे यार कॉपी भी बन गई, फिर अरे भाई जब कॉपी बन गई तो आप उनको पहचानो, तो क्लोन की गई जीनों को पहचान और उनका अन्य जीवों में ट्रांसफर। अब ट्रांसफर हो गया तो लास्ट में क्या रहेगा, जीन की अभिव्यक्ति, मतलब उसके लक्षण। बस यही तो स्टेप थे। तो पहले स्टेप में मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए कि कौन सा क्वेश्चन कहां से कैसे आएगा, हर चीज। अब दूसरा जो टॉपिक है क्लोनिंग वाहक का चयन, और मैं आपको भैया एक बात बता दूं, 100% एक बात बता दूं, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप यही आपको याद करने हैं। कोई नहीं बताएगा आपको ये बात, लेकिन मैं आपको एक सत्यता बता रहा हूं, आप फिक्स पहले स्टेप और दूसरे स्टेप को याद कर लेना इन स्टेपों में ढंग से। 95% जो क्वेश्चन आने का चांस है ना, वो इन्हीं 2 स्टेपों से है, पहले से और दूसरे से। ठीक है, समझ रहे आप मेरी बात को? बाकी के जो अगले 3-4 स्टेप हैं, पढ़ने तो हैं नॉलेज के लिए, लेकिन बहुत ही कम चांस है उनको वो क्वेश्चन के रूप में दे। और आपसे मैं आपको बता रहा हूं, या तो वो आपसे क्रम पूछेगा केवल कि उनको क्रम से लिखो इनके स्टेपों को, या आपसे पहले स्टेप और दूसरे स्टेप में से जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को आपसे पूछेगा। अब तक दोनों बार बोर्ड एग्जाम हुआ है, केवल इन्हीं से उसने क्वेश्चन पूछा है।
समझ में आ गई बात? हाँ ठीक है भाई, मैं इन स्टेपों की बात कर रहा हूं, आगे इसमें और भी कुछ टॉपिक है वहां से भी बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, हाँ देखो पढ़ने सारे हैं, अब भाई एग्जामिनर तो हम नहीं, हम तो क्या है संभावना व्यक्त करते हैं, है ना। और जहां ज्यादा हमें मोस्ट लगता है वो आपको भी मोस्ट लगना चाहिए, है ना, उस पर हमें क्या है ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, तो आपको फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप पर बहुत अच्छी आपकी पकड़ होनी चाहिए, ये बिल्कुल भी आपको याद होने चाहिए, है ना। और यदि आपको कोई दिक्कत इनमें आती है तो आप कमेंट करके मुझे बता दिया करें, व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर दिया करें कि सर ये टॉपिक नहीं आया, इसका ये कहाँ से कहाँ लिंक है, आप आराम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ चलिए तो जुड़े टॉपिक पे दोबारा, सुनो भाई, ये है क्लोनिंग वाहक का चयन, है ना। माइंड में एक सवाल यहां से आता है कि यार अगर हम किसी क्लोनिंग वेक्टर का सिलेक्शन करने जा रहे हैं तो हमें उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज देखनी है, क्लियर बात। तो बस वहीं से वो क्वेश्चन बना देता है कि आपके जो वाहक में आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जिस क्लोनिंग वेक्टर का आप प्रयोग करने जा रहे हैं उसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए, अर्थात हम किन विशेषताओं को देखकर अपने उस क्लोनिंग वाहक का सिलेक्शन करेंगे। तो देखते हैं पहला पॉइंट, हमारा वाहक ऐसा होना चाहिए, वो कहते हैं ना हमारा नेता कैसा हो, तो भैया हमारा वाहक कैसा हो, हमारा वाहक ऐसा हो जो परपोषी कोशिका में स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतिकृति कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप खुद सोचो, आप अपने क्लोनिंग वाहक का यूज क्यों कर रहे हैं, भैया हमारे जीन की फोटोकॉपी करवाए, प्रतिकृति करवाए, समझ में आ रही बात, है ना। अगर कोई वाहक आपने जिसको सेलेक्ट कर लिया और उसको परपोषी कोशिका में डाल दिया, अब परपोषी कोशिका के अंदर जाकर उसने आत्मसमर्पण कर दिया कि भैया मैं तो रेप्लिकेट ही नहीं कर पाऊंगा, तो आपके काम का है क्या वो वाहक, नहीं है ना। तो हमारे काम का वाहक कौन सा होगा, जिसमें ये विशेषता होगी कि हमारे डीएनए को हमारे डीएनए की स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति दूसरे जीव के अंदर भी कर दे। समझ में आ गई बात। तो हमारे क्लोनिंग वाहक की ये सबसे पहली विशेषता होनी चाहिए। क्या दिक्कत है बताओ आपको इस विशेषता को समझने में, समझ रहे ना। दूसरी बात, हमारा वाहक ऐसा हो जो परपोषी कोशिका में आसानी से तो प्रवेश कर जाए और जब हमें जरूरत हो तो उसे हम पुनः बाहर भी निकाल लें। तो बताओ ऐसी विशेषता होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा वाहक क्या काम का जो उसमें प्रवेश ही नहीं कर पाए परपोषी कोशिका में, तो आप ऐसे वाहक को सेलेक्ट करेंगे क्या, नहीं करेंगे। या प्रवेश भी कर जाए और आवश्यकता पड़ने पर निकालें और वो कहे भैया मैं नहीं निकलने वाला, मुझे तो यहाँ इंटरेस्ट मजा आ रहा है ना, तो ऐसा वाहक भी तो आप नहीं चुनेंगे ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो बताओ ये दो विशेषताएं आपके क्लोनिंग वाहक में होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए क्या, एक तो स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतिकृति करे, ठीक है, दूसरी बात परपोषी कोशिका में आसानी से प्रवेश कर जाए और जरूरत पड़ने पर पुनः हम उसे निकाल सके। एम आई क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, तो दो पॉइंट आपको क्लियर याद हो गए, दो विशेषताएं। तीसरी विशेषताएं कि इसमें विभिन्न प्रतिबंध स्थल होने चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, आपको बहुत माइंड को कंसंट्रेट करके चलना है, ठीक है। हाँ, बायोटेक्नोलॉजी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा वेटेज रखता है, मतलब 2 या 3 क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी से हर साल आते हैं। अभी नीट का एग्जाम हो गया है तो आप देख लेना यूट्यूब पर, आपको जरूर यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। चलिए सुनो अब तीसरा पॉइंट, हमारे वाहक में विभिन्न प्रतिबंध स्थल। अच्छा, प्रतिबंध का क्या मतलब है, रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन वाला, ये वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मैं बात कर रहा हूं। तो हमारे वाहक में प्रतिबंध स्थल होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, क्योंकि वहां पर प्रतिबंध एंजाइम अपना कार्य कर सके और हम अपने वांछित जीन को जोड़ सकें। एक मिनट रुको, देखो
क्लोनिंग वाहक में हम अपने वांछित जीन को जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते? बताओ, आप मुझे बताओ। जोड़ते हैं ना, तभी तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा, उसको जोड़ने से। अब एक आप बात मुझे बताओ कि आपको डीएनए को जोड़ना है अपने वांछित जीन को, तो आपको जीन काटना पड़ेगा नहीं काटना पड़ेगा? डीएनए काटना पड़ेगा ना, ताकि वो आराम से जुड़ जाए। अभी तो मैंने बताया था आपको कैसे जुड़ते हैं। तो एक बात मुझे बताओ, यदि, और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि यह डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटते हैं, है ना। तो आपका जो क्लोनिंग वाहक है वो एक प्रकार का डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। ठीक है, तो उस डीएनए में रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए ना। क्यों? क्योंकि उस रेस्ट्रिक्शन साइट पर हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करे, उसे काटे, जिस स्थान पर हम अपने जीन को जोड़ सकें। यदि हमारे क्लोनिंग वाहक में ये रेस्ट्रिक्शन साइट नहीं होंगी तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको कहाँ से काट पाएगा, और यदि वो नहीं कटेगा तो हम अपने वांछित जीन को नहीं जोड़ सकते। समझ में आ गई बात? तो हमारे वाहक में ये भी विशेषता होनी चाहिए। कौन सी? कि मतलब उस पर रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। अभी मैं आपको एक डायग्राम बनाऊंगा अगले टॉपिक के बाद, तब आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये रेस्ट्रिक्शन साइट कैसे काम करती है ना। तो जहां प्रतिबंध एंजाइम क्या कर सके, कार्य कर सके, और अपने वांछित जीन को हम वहां पे जोड़ सकें। तो बताओ, ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए अपने वाहक में, है ना। चलिए नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे वाहक में चिन्हित स्थल होने चाहिए। अब ये चिन्हित स्थल क्या है ये आप नहीं समझ पाएंगे अभी। क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि अभी तक मैंने आपको इनके बारे में नहीं बताया है। पूरा हाफ आवर लगेगा इसको समझाने में, आधा घंटा, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, हाँ, समझ में आ रही मेरी बात? देखो, आप डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे यहां पर पढ़ रहे हैं, पूरे राजस्थान, ऑल ओवर राजस्थान के हर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, हाँ, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब भी आपके स्कूल में ये टॉपिक हो, ठीक है, तो आप इस टॉपिक को जरूर समझना कि ये मार्कर साइट वाला कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन टीचर इसको नहीं बताते हैं, और इसके विदाउट आप इस पूरे कंसेप्ट को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यानपूर्वक इस चिन्हित स्थल वाले टॉपिक को मैं बताऊंगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आखिर वैज्ञानिकों ने किस प्रकार अपनी जेनेटिक इंजीनियरिंग को कंप्लीट किया होगा। समझ में आ गई बात? हाँ, ये क्या काम के हैं। तो फिलहाल तो आप इसको लर्न कीजिए, है ना। इससे अगला जो टॉपिक आएगा उसके बाद फिर मैं इसके बारे में डिटेल से बात करूंगा। मेरे हिसाब से आज तो शायद ये नई बात हो पाएगी, कल ही हो पाएगी। चलिए देख लेते हैं, टाइम मिल जाएगा तो करेंगे, है ना। फिलहाल समझो, हमारे वाहक में चिन्हित स्थल होने चाहिए। मैं इनको आराम से क्यों बता रहा हूं भैया, मोस्ट क्वेश्चन है, समझो मेरी बात को। यदि मैं आपकी 10 मिनट ज्यादा ले लूं और आपके लिए 2 नंबर का क्वेश्चन में हल करा दूं तो बेनिफिट है भैया, लॉस कहां पे है? समझ रहे ना आप मेरी बात को? हाँ, तो देखिए, इसीलिए मैं इन पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, क्योंकि ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन आपके चल रहे हैं, है ना। देखिए, हमारे वाहक में मार्कर साइट होनी चाहिए। इन चिन्हित स्थलों से क्या होता है कि जो हमारी कोशिका रूपांतरित हुई है। एक बात आप मुझे बताओ, आपने अपने वांछित जीन को जीव के डीएनए से जोड़ दिया, मतलब क्लोनिंग वाहक से, है ना। अब वो क्लोनिंग वाहक अपनी फोटोकॉपी बना रहा है, तो हम ऐसे थोड़ी पहचान जाएंगे हम जब हमारे वांछित जीन की कॉपी बन जाएंगी तो हमें पहचानने के लिए कोई ना कोई क्लू चाहिए, है ना, कोई ना कोई हमें एक सबूत चाहिए। तो भैया उस सबूत अर्थात हम अपनी रूपांतरित कोशिकाओं को पहचानने के लिए कि हमारी ये कोशिका बदल गई है या नहीं बदल गई, उसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, कुछ मार्कर साइट चाहिए होती हैं। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, आप बहुत देर बाद समझेंगे जब मैं इसको समझाऊंगा। ठीक है, हाँ, अभी मैं यहाँ पर इसको नहीं समझा सकता। चलिए नेक्स्ट, और हमारे वाहक में
जीन की अभिव्यक्ति के लिए इसमें प्रमोटर और ऑपरेटर का होना आवश्यक है। मतलब मैं आपको बता दूं कि कोई भी डीएनए होता है या कोई भी जीन होता है, जीन का काम होता है सबसे पहले अपना एमआरएनए बनाना अनुलेखन प्रक्रिया के द्वारा। ट्रांसक्रिप्शन मैंने आपको पढ़ा है 11th क्लास में। तो अनुलेखन प्रक्रिया के द्वारा कोई भी जीन अपना एमआरएनए बनाता है और उस एमआरएनए से अनुवादन प्रक्रिया द्वारा, ट्रांसलेशन द्वारा अपनी खुद की प्रोटीन बनाता है। क्लियर? तो वही लास्ट उसका काम होता है हर जीन का। तो जो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है वो प्रमोटर और ऑपरेटर नाम के जो स्थान होते हैं उनसे कंट्रोल होती है ना? तभी तो जीन की अभिव्यक्ति होगी। तो हमारे वाहक में प्रमोटर और ऑपरेटर का होना बहुत जरूरी है, जिससे हमारा जीन अपनी खुद की प्रोटीन बनाने के काबिल हो जाए। ठीक है? तो भाई ये 5 विशेषताएं हमारे क्लोनिंग वाहक के पास होनी चाहिए। समझ में आई कि बात नहीं आई मेरी? कि भाई कैसे कैसे ये विशेषताएं हैं, है ना? ये 5 विशेषताएं हमारे वाहक में जरूर होनी चाहिए। एक बार अब आप दोबारा से इसको फास्ट में समझ लो। देखो, हमारा वाहक ऐसा होना चाहिए जो परपोषी कोशिका में आसानी से अपनी प्रतिकृति बना सके। सही है भाई? होना भी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टीज में ये होनी चाहिए कि ये परपोषी कोशिका में आसानी से प्रवेश कर जाए और आसानी से बाहर निकल आए। क्लियर? तीसरी बात, इसमें विभिन्न प्रतिबंध स्थल होने चाहिए ताकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको आवश्यकता पड़ने पर काट दे और हम अपने वांछित जीन को इससे जोड़ दें। बताओ भाई, ये विशेषता होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, है ना? अगर किसी वाहक पर रेस्ट्रिक्शन साइट नहीं है तो वो हमारे कोई काम का वाहक नहीं है ना? चौथी बात, इसमें कुछ चिन्हित स्थल होने चाहिए। और चिन्हित स्थल क्या काम आते हैं? ये चिन्हित स्थल इस चीज को बताने के काम आते हैं कि हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है या नहीं बना, है ना भाई? अब मैं आपको एक बात बता दूं भाई, ये एक्सपेरिमेंट है, वैज्ञानिकों ने इस पर प्रयोग किया है। अब प्रयोग कभी ऐसे नहीं होते कि ये डीएनए जीव का पकड़ा, ये वांछित पकड़ा, हाँ भाई जुड़ गया, जोड़ो बन गया, ऐसे तो नहीं होते। ये तो कुछ इनका संवर्धन किया जाता है, कुछ रसायन डाल के हम इनको प्रेरित कर सकते हैं केवल। ठीक है? तो अब हम इस मार्कर साइट इसलिए जरूरी है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये हमारी रूपांतरित कोशिका है और ये रूपांतरित कोशिका नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें उसी, अच्छा मैं आपको यहाँ एक छोटी सा वो दे देता हूँ, एक हिंट दे देता हूँ कि रूपांतरित कोशिका का मतलब वो कोशिका होती है जिसमें हमारा वांछित जीन जुड़ गया है। अर्थात हम बहुत सारे क्लोनिंग वाहक लेते हैं एक साथ और उन क्लोनिंग वाहक में अपने जीन डालते हैं, तो कुछ जीन क्लोनिंग वाहक से जुड़ पाते हैं, कुछ नहीं जुड़ पाते, है ना? तो हमें किससे काम है? जिस क्लोनिंग वाहक से हमारा जीन जुड़ गया है। अब इस बात की पुष्टि कैसे हो कि किससे जुड़ा है? इसके लिए हमें मार्कर साइट चाहिए होती है। वो मैं आपको एक प्रैक्टिकल इनका एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है? लास्ट बात कि जीन की अभिव्यक्ति के लिए हमें इसमें प्रमोटर और ऑपरेटर का होना भी जरूरी है। तो भैया ये होती है हमारे एक वाहक की विशेषता। तो ये क्वेश्चन अब आपको भाई बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। मैंने बहुत मेहनत आपके लिए की है, तो आप भी थोड़ा मेहनत किया करें। ठीक है? समझ रहे ना? मुझे इस बार से भी बहुत ज्यादा बेस्ट रिजल्ट चाहिए। अभी हम थोड़ा सा चूक गए, समझ रहे ना आप मेरी बात को? हाँ, जीआईएस के बच्चे खासकर सुन लें। बीडीएस वालों का तो बहुत ही बेहतरीन था, जिसका कोई कहीं मुकाबला नहीं है। ठीक है? मात्र 5 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके डिक्टेशन नहीं है, बाकी सभी के डिक्टेशन है ना? तो जीआईएस वाले थोड़ा और मेहनत करें। देखो, आपके बैच में और पुराने बैच में बहुत अंतर है। मैं मोस्टली जीआईएस वाले बच्चों से कह रहा हूं और बीडीएस वालों से भी। मैंने आपके अंदर टैलेंट को देखा है
आप बहुत मतलब अच्छे पढ़ने वाले सिंसियर और बच्चे, मतलब मैं कहूँ 2 गुने आप उनसे इंटेलिजेंट हैं जो अपने पुराने आपके सीनियर थे। समझ रहे हैं? आपके पास बहुत अच्छा हुनर है। तो यदि आप बहुत अच्छी मेहनत करते हैं तो आप बहुत बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है भाई, तो आप अपनी मेहनत बरकरार रखें। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कभी भी पूछा करो क्वेश्चन। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप कोई क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हाँ चलिए, तो ये भाई मैं अब मिटा दूं, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन आपको हो गया। अभी हमने एक बात की है, वो क्या कि क्लोनिंग वाहक का चयन। ठीक है भाई, किसके बारे में बात की है कि क्लोनिंग वाहक का चयन। तो जब आपने अपने क्लोनिंग वाहक का चयन कर लिया, मतलब कुछ विशेषताएं आपने देख ली, तो आपने ये मतलब ये हुआ कि आपने अपने क्लोनिंग वाहक को सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो मैं अब यहां पर कुछ वाहक जिनको हम क्लोनिंग वाहक के रूप में काम में लेते हैं उनके बारे में अब यहां पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो एक शब्द मैं आपको यहां बता देता हूं, ई कोलाई। ये ई कोलाई एशेरिकिया कोलाई, जो कि आप बहुत 11th क्लासेस को पढ़ते आए हैं, ये ई कोलाई जीवाणु का प्रयोग हम अपने परपोषी कोशिका के लिए करते हैं। ये वाहक नहीं है, ये ई कोलाई वाहक नहीं है भाई, ये तो एक होस्ट सेल है, परपोषी कोशिका है। हमें अपने जीन को इस ई कोलाई में प्रवेश कराना है और हमारे लिए जो ये काम करेगा ना वो ई कोलाई ही करेगा। ठीक है, अब मैं यहां पर इसको इसलिए लिखा है क्योंकि जितने भी हम वाहक लेंगे वो सारे वाहक इसके लिए काम आएंगे, है ना। तो देखो इसमें प्राकृतिक व कृत्रिम वाहक प्रयुक्त किए जाते हैं। ये वाहक निम्न हैं। अब वाहक समझो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है प्लाज्मिड, दूसरा है जीवाणु भोजी और तीसरा है कॉस्मिड। ठीक है भाई, तो आपको अब यहां पे अपना दिमाग थोड़ा सा लगाना है कि जब हमने क्लोनिंग वाहक का सिलेक्शन कर लिया तो हमें उन विशेषताओं युक्त केवल 3 प्रकार के वाहक हमने देखने को मिले, या इन 3 वाहकों को हमने सेलेक्ट किया। तो आप पहला एक नंबर का क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन कौन से वाहक इसमें प्रयुक्त किए जाते हैं या ई कोलाई के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो 3 वाहक आप याद रखो, प्लाज्मिड, जीवाणु भोजी और कॉस्मिड। ये 3 ऐसे वाहक हैं जो ई कोलाई सेल के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है, 3 वाहक। तो अब हमें क्या करना है, क्रम से अपने तीनों वाहकों के बारे में बात करनी है, क्योंकि ये अलग अलग वाहक हैं तो हर वाहक के लिए अलग अलग विशेषताएं होती हैं। ठीक है, क्या काम होता है इनका वो सारी चीजें यहां हम देखेंगे और इनसे फिर क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, जैसे प्लाज्मिड से अलग क्वेश्चन बन जाएगा, जीवाणु भोजी से अलग क्वेश्चन बन जाएगा और कॉस्मिड से अलग क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ना कि फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप से ही आपके लिए क्वेश्चन आएगा, जहां तक मेरा आइडिया है। ठीक है, चलो, तो ये एक बात हमने यहां पे समझनी थी कि जो ई कोलाई होस्ट सेल है, परपोषी कोशिका है, उसके लिए हम 3 प्रकार के वाहक काम में लेते हैं, एक प्लाज्मिड, एक जीवाणु भोजी और एक कॉस्मिड। ठीक है भाई, तो ये 3 वाहकों के नाम हमें यहां पे याद रखने हैं। तो सबसे पहला वाहक, मोस्ट वन
जिसको हम बोलेंगे प्लाज्मिड। इसका इंग्लिश नाम भी प्लाज्मिड ही है ना। तो यहाँ इंग्लिश लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ रहे आप मेरी बात को? ठीक है, तो देखिए लेडरबर्ग ने इसे जीवाणु के अंदर अतिरिक्त गुणसूत्र के रूप में देखा। इसमें निम्न विशेषताएं होती हैं। पहला पॉइंट, यह जीवाणु में अतिरिक्त गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट, इसमें नहीं, यह द्विकुंडलित सर्पिलाकार वृत्ताकार होता है। नेक्स्ट, यह जीवाणु की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। इसमें प्रतिबंध स्थल होते हैं जहां वांछित जीन का निवेश किया जा सके। इसमें चिन्हित स्थल होते हैं। ठीक है, कितने हो गए? 5 हो गए ना। 5 बहुत हैं आपके लिए, चलो कोई बात नहीं। वैसे एक और है, इसमें 3 से 3000 kb तक, पर कोई खास मजे वाली बात नहीं ना। 5 आपके लिए सफिशियंट है ना विशेषताएं। एक और है कि इसमें 3 kb से लेके 3000 तक जो हमें डीएनए वो प्रवेश करा सकते हैं, बाकी वो बिल्कुल भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कोई, है ना। चलिए, तो ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, वो है एक, हम आपको बता चुके हैं कि हम 3 प्रकार के वाहक काम में लेते हैं। कितने प्रकार के वाहक? 3 प्रकार के। ठीक है, तो हम 3 प्रकार के वाहक काम में ले रहे हैं, जिसमें पहला था हमारा प्लाज्मिड, दूसरा था जीवाणु भोजी, और तीसरा है कॉस्मिड। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं अपने प्लाज्मिड वाहक को। तो क्या है प्लाज्मिड वाहक? एक लेडरबर्ग के नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सन 1952 में एक जीवाणु, और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो इकोलाई जीवाणु होता है ना, इकोलाई जीवाणु, उस जीवाणु के अंदर ही ये वाहक है, क्लोनिंग वाहक। मेरी बात समझ में आ रही है? हमने इकोलाई को ही परपोषी कोशिका के रूप में सेलेक्ट किया था ना, तो उसी इकोलाई के अंदर यह एक डीएनए था, और उस डीएनए को हमने निकाला और उसी को क्या नाम दिया? क्लोनिंग वाहक, और नाम का दिया उसको प्लाज्मिड। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये कह रहे हैं ना, लेडरबर्ग ने इसे जीवाणु के अंदर एक अतिरिक्त गुणसूत्र के रूप में देखा, या डीएनए के रूप में देखा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इकोलाई जीवाणु के अंदर 2 प्रकार के डीएनए होते हैं। शायद मैं आपको पहले भी शायद बता चुका हूँगा 11वीं क्लास में भी।
दो प्रकार के डीएनए होते हैं। एक डीएनए तो वह होता है जो उसके आवश्यक कार्यों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, मतलब उसमें फोटो सारे काम वो करता है, और एक कुछ एक्स्ट्रा डीएनए होता है, और उसी एक्स्ट्रा डीएनए को हम क्या नाम देते हैं, प्लाज्मिड। तो हम उसी प्लाज्मिड को जीवाणु से निकालकर उसका प्रयोग हम क्लोनिंग वाहक के रूप में कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात ये हो गई कि प्लाज्मिड की खोज किसने की, तो वो की लीडरबर्ग ने। ठीक है, अब इस प्लाज्मिड में निम्न विशेषताएं होती हैं। एक बात आपने नोट की है क्या अंतर, अभी तो हमने पढ़ा कि निम्न विशेषताएं होनी चाहिए, एक होनी चाहिए और एक होती है में अंतर है ना। होनी चाहिए का मतलब हम उसमें देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया ये हतें के ना है कि नहीं, ठीक है। लेकिन होती है मतलब ये हैं उसके अंदर, ठीक है। तो आप जानते इतनी तो अब इसमें कौन कौन सी विशेषताएं वो हमें देखनी है। पहली बात, एक तो यह जीवाणु में अतिरिक्त गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है या डीएनए के रूप में पाया जाता है। अब एक्स्ट्रा डीएनए के रूप में होने से इसका क्या मतलब है कि यदि आप उसे बाहर निकाल लेंगे तो उस जीवाणु पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर ये एक्स्ट्रा है। और उसी को क्लियर करने के लिए एक शब्द और हमने दे दिया है कि यह जीवाणु की वृद्धि और जो भी आवश्यक कार्य होते हैं उसके लिए आवश्यक नहीं है। तो आप मुझे एक बात बताओ, यदि आप इसे किसी इकोलाई से निकाल लें तो इकोलाई पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, समझ रहे ना। तो इसलिए भी ये इसकी विशेषता होती है, इसलिए हम इसको आसानी से उसको निकाल सकते हैं जिससे हमें कोई लॉस भी नहीं होगा। तो ये दो पॉइंट आपको समझ में आए, पहला और तीसरा, इनका एक जैसा ही लिंक है दोनों का, है ना। दूसरी बात कि ये जो प्लाज्मिड है वो द्विकुंडलित है, सर्पिलाकार है और वृत्ताकार होता है। तो ये तीन पॉइंट तो जनरली इसके बारे में एक मतलब संरचना सी बता रहे हैं। दूसरा बात, नेक्स्ट पॉइंट, कि इसमें प्रतिबंध स्थल होते हैं। अब वही रेस्ट्रिक्शन साइट है भाई जो हमें चाहिए, तो इसमें रेस्ट्रिक्शन साइट होती हैं जो वांछित जीन का क्या करा सकें, निवेश करा सकें। हमने एक बात और नहीं लिखी यार, मोस्ट बात तो रही गई, क्या, वही कि यह प्रतिकृति करने में सक्षम होता है, अर्थात यह अपनी प्रतिकृति इकोलाई जीवाणु में आसानी से कर सकता है। भाई ये तो बहुत मोस्ट है, हम भूल गए थे ना, चलो कोई बात नहीं, अब याद आ गई। तो सुनिए, तो इसमें प्रतिबंध स्थल होते हैं जहां वांछित जीन का हम क्या करा सकते हैं, निवेश करा सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें चिन्हित स्थल होते हैं और इन्हीं चिन्हित स्थलों की वजह से हम अपनी बदली हुई कोशिका को पहचान पाएंगे, ठीक है। तो कल के लेक्चर में मैं इसी पॉइंट पर डिटेल से बात करूंगा कि आखिर क्या है चिन्हित स्थल और कैसे हम चिन्हित स्थलों की सहायता से हम अपने रूपांतरित कोशिका को पहचानते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक कल आपके लिए चलेगा, नॉलेज के लिए, है ना। अब आपसे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा वो कि चिन्हित स्थल कैसे होते हैं, क्या होते हैं, भैया नॉलेज के लिए केवल, ठीक है। तभी आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा पूरा। और ये जो प्लाज्मिड होता है वो किसी भी जीव में आसानी से अपनी क्या कर सकता है, रेप्लिकेशन या प्रतिकृति कर सकता है। तो ये है हमारी विशेषता किसकी, प्लाज्मिड की। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा। एक तो क्वेश्चन ये बन गया कि क्लोनिंग वाहक की क्या विशेषताएं होती हैं। क्लोनिंग वाहक, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो क्लोनिंग वाहक की विशेषताएं अलग हैं, आप वहां पे देखना कुछ पॉइंट अलग है ना। लेकिन यदि वो आपसे पूछे कि प्लाज्मिड वाहक की क्या विशेषताएं हैं, तो भैया ये प्लाज्मिड वाहक की विशेषताएं और वो पूरे वाहक की विशेषताएं थी, है ना, जिनको हम देखेंगे कि भाई ये होनी चाहिए। लेकिन ये प्लाज्मिड है और उस प्लाज्मिड के अंदर ये विशेषताएं पाई जाती हैं। आप देख सकते हैं इनको आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये विशेषताएं हमारे प्लाज्मिड की होती हैं। तो दो क्वेश्चन यहीं से बने कि नहीं बने।
हर पॉइंट अपने आप में यहाँ पे क्वेश्चन है भाई, ठीक है, कि प्लाज्मिड की खोज किसने की, कौन कौन से वाहक होते हैं, है ना, तो 3 वाहक होते हैं, उनके नाम आप याद रखो, और अब प्लाज्मिड की क्या विशेषताएं, ये बात आप याद रखो, ठीक है। तो यहाँ तक के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आज हम केवल इतनी ही बात करेंगे, बाकी की कल प्लाज्मिड के बारे में और भी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, क्वेश्चन हैं, उनके बारे में कल हम डिटेल से बात करेंगे। समझ में आ गई बात? तो आज के लिए इतना ही।